गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए, पार्ट 1 दो बैलों की गाथा पूर्ण कर चुके हैं। इसके साथ ही हमने पार्ट 2 भी लासा की ओर भी पूर्ण कर लिया है। पार्ट 2 लासा की ओर के प्रश्नोत्तर बाकी रह गए हैं, तो आज वीडियो क्लास में वो भी पूर्ण कर लेते हैं। टोटल 7 प्रश्न हैं इसकी। चलिए, इन 7 प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, और जबकि दूसरी बार यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें स्थान नहीं दिला सका। क्यों? लेखक जब बहुत अच्छी स्थिति में पहली बार गए थे तो वो भिखमंगे के वेश में गए तो उनको बहुत अच्छा आदर सत्कार मिला, रहने के लिए जगह मिली। लेकिन दूसरी बार गए तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में गए थे, भद्र पुरुष बन करके गए थे, लेकिन उनको वहाँ पर स्थान नहीं मिला। मतलब इतना सत्कार नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। तो ऐसा क्यों, है ना? तो इसका प्रमुख कारण तो ये था कि उनकी मनोदशा कैसी थी, वहाँ के लोगों की मनोदशा क्या होती थी। क्योंकि कई बार क्या होता था कि रात के समय शराब पी लेते थे, शराब पीने के बाद में उनको होश नहीं रहता था कि कौन भद्र पुरुष है और कौन भिखमंगा है, तो वे किसी का आदर सत्कार नहीं कर पाते थे। और दूसरा ये थे कि भाई वो लोग उनकी मनोदशा कैसी थी, है ना? वो चाहे तो किसी का सत्कार करे या नहीं करे, ये उनके ऊपर निर्भर था, है ना? फिर तीसरा ये था कि उनका मानना यह था कि भिखमंगा है, इसके पास कोई साधन नहीं है, तो वे उसका आदर सत्कार कर देते थे। और उनको ऐसा लगता था कि यार ये इनके पास तो साधन संपन्न व्यक्ति है, तो वे आदर सत्कार करने से थोड़ा हिचकिचाते थे। एक ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, है ना? इस तरह से 3 कारण हुए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, है ना? क्योंकि तिब्बत में हथियार रखने का कानून नहीं था, है ना? कोई भी व्यक्ति हथियार रख सकता था, ठीक है? तो अब उनके मन में क्या भय था, क्या नहीं था, उसके बारे में हमको बताना है। तो उस समय तिब्बत में हथियार रखने का कानून न रहने के कारण वहाँ के लोग बंदूक, पिस्तौल, लाठियाँ अपने पास में रखते थे। कोई छुरा भी रखता था, कोई तलवार भी रख लेता था अपने पास में, ठीक है? निर्जन होने के कारण वहाँ भी यात्रियों को डाकू का भय बना रहता है। वो स्थान बहुत ही सुनसान था, तो वहाँ पर डाकुओं का डर रहता था, लूटपाट का डर लगा रहता था, और चोरी का डर लगा रहता था, और मौत का डर लगा रहता था कि कोई डाकू हमको मार देगा या कोई हमसे लूट लेगा सामान, यात्रा करते समय हमसे लूट भी हो सकती है। तो इन डर के कारण वे लोग अपने साथ में हथियार रखते थे, क्योंकि वहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं थी, कानून व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वे लोग थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवा सके कि हमारे साथ लूटपाट हुई है। तो रिपोर्ट लिखवा भी दे तो उनकी कोई खोज खबर नहीं होती थी, इसलिए वे व्यक्ति स्वयं ही मोर्चा संभालते थे और स्वयं की रक्षा खुद ही किया करते थे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया ना? लेखक जब लंगोर जा रहा था तो उसको जाना था दाईं तरफ, लेकिन वो बाईं तरफ चला गया। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा, है ना? क्योंकि उनका घोड़ा बहुत ही सुस्त था, उनका घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा था। घोड़ा धीरे चलने के कारण वे रास्ता भटक गए, है ना? उनके साथी जो थे वो आगे निकल गए और वे पीछे रह गए। तो और फिर जब 2 राहें मिल रहे थे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, तो उनको ऐसा लगा कि भाई लेफ्ट साइड में जाना है, तो वे लेफ्ट में चले गए, जबकि जाना था उनको राइट में। तो उनका घोड़ा बहुत ही धीरे चल रहा था, है ना? इस वजह से भी रास्ता भटक गए। चलिए, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया, है ना? लेखक सुमति को हर बार रोकता था कि भाई रिश्तेदारों के घर मत जाओ, रिश्तेदारों के घर मत जाओ, क्योंकि वो जाता था तो कम से कम 2-3 दिन लगा देता था, काफ़ी लंबा समय अपने रिश्तेदारों के पास बैठा था, और लेखक को लासा जल्दी पहुंचना था, है ना? तो वो उसको बार बार रोकता था। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा शेखर विहार में जब पहुँचा तो उसने उसको कह दिया कि ठीक है आप चले जाइए, मैं नहीं रोकता हूँ, है ना? तो क्यों नहीं रोका? क्योंकि शेखर विहार में उसको बुद्ध की हस्तलिखित पोथियाँ मिल गई थी, प्रतिलिपियाँ मिल गई थी, पहला कारण। और दूसरा यह था कि उसको पढ़ने का बहुत शौक था। तीसरा थी कि मंदिर में बहुत ही शांति थी, तो वो उस मंदिर में उन किताबों को बहुत ही सुकून से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने
कह दिया कि भाई ठीक है आप चले जाइए, है ना। तो वो उसका अध्ययन जो था वो एकांत में करना चाहता था कि भाई मेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मेरे को कोई हस्तक्षेप न करे, मुझे कोई परेशान नहीं करे पढ़ते समय। तो उसने किसी को रोका नहीं है, उसने सुमति को रोका नहीं, उसने कहा ठीक है भाई आप चले जाइए। ठीक है। अगला है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, है ना। लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि पहला था कि भाई लेखक बहुत ही अच्छे घर से था, तो वो कभी गरीब के भेष में रहा नहीं, तो उसको भिखमंगे के भेष में रहना पड़ा। दूसरा ये था, महत्वपूर्ण कारण था कि यात्रा में कभी वो पैदल चला नहीं, स्वयं का सामान उसको उठा करके पैदल चलना पड़ता था। तीसरा ये था कि उसको धूप भी सहन करनी पड़ी, उसको ठंड भी सहन करनी पड़ी थी। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था कि भाई उसको लौटते समय में ठहरने का स्थान ही नहीं मिला, है ना। वो चाह तो रहा था कि मुझे ठहरने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन उसको ठहरने के लिए जगह नहीं मिला, है ना। उसको लूटपाट का भी उसके मन में डर लगा रहता था, है ना। और एक और कारण ये था कि एक परेशानी ये भी थी कि जब वो अपने साथियों के साथ जा रहा था तो वो रास्ता भटक गया, 2 किलोमीटर आगे निकल गया, है ना, दूसरे रास्ते पर चला गया, तो वहाँ से लौट करके आना पड़ा। तो ये तमाम सारी समस्याओं का सामना लेखक को करना पड़ा था। ठीक है। तो यही प्रश्न में पूछा भी गया था कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो करीब करीब 5 कठिनाइयाँ थी, उसको आप लिख लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जब पाठ पढ़ रहे थे तब भी तिब्बती समाज के बारे में बताया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, ठीक है, जो पाठ लासा की ओर है वो पूरा यात्रा वृत्तांत है। लेखक ने यात्रा की थी लासा की, तो उसमें जो जो अनुभव किया था वो सब कुछ उसने लिखा है ना। तो वहाँ का तिब्बती समाज जो है पूर्ण रूप से खुले विचार वाला था। खुले विचार वाले से मतलब ये था कि वहाँ पर किसी भी तरह का सामाजिक बंधन नहीं था, सामाजिक भेदभाव नहीं था। वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, वहाँ जातिगत व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ ऊंच और नीच का व्यवहार नहीं था। वहाँ गरीबों के साथ ये ऐसा जैसे हमारे समाज में होता है ना, गरीबों के साथ में थोड़ा सा निम्न सोच वाला व्यवहार किया जाता है, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन थोंगला में इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाता था, गरीबों को भी उचित सम्मान दिया जाता था। तो वहाँ की सामाजिक व्यवस्था हम कहें कि हमारी अपेक्षा बहुत ही व्यवस्थित थी और सुदृढ़ थी, है ना। क्योंकि वहाँ पर 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमने देखी थी और जो एक समाज को विकसित करने का एक रूप देती है। पहला था कि वहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। दूसरा, वहाँ जातिगत व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। इन 2 व्यवस्थाओं के कारण थोंगला का सामाजिक जीवन उच्च दृष्टिकोण पर रखा था उन्होंने, है ना। राहुल सांकृत्यायन ने जब इसका दृष्टिकोण रखा था सामाजिक स्तर किस तरह से, तो उन्होंने इन 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत ज़्यादा बातें की हैं। चलिए, और 7वां और अंतिम प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 में से क है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की सेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। चौथा, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो पहला सही है, क्योंकि लेखक को पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो बहुत ही शांत जगह उसे मिल गई थी। मंदिर वाला स्थान जो था बहुत ही उसके लिए शांत था और अनुरूप भी था, उसके अनुकूल भी था। तो वहाँ पर पुस्तकों के बीच में रम गया, पुस्तकों को पढ़ने में उसका ध्यान चला गया। इस तरह से 7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद में रचना और अभिव्यक्ति है, तो रचना और अभिव्यक्ति के सारे प्रश्न जो है वो आपको ही करने हैं। तो आप एक बार फिर से पाठ को पढ़िएगा, पाठ जब पढ़ेंगे तो सारे उत्तर आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तब तक आप अपनी कॉपी में इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। थैंक यू।